हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 29 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर डिस्कसिंग, जैसा कि आपको पता है, हम लोग रोज डेली बेसिस पे कोट डिस्कस करते हैं अलोंग विद द गिवन फैक्ट, जो हमारे मेंस आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। सो लेट्स सी द कोट फर्स्ट। तो आप देख सकते हो आज का जो कोट है वो फेडरलिज्म के ऊपर आधारित है, और फेडरलिज्म का मतलब आप भी समझते हो कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्टेट्स। एंड ये जो स्टेट्स होते हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली पावर दी होती है, एंड ये सेंट्रल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के ऊपर अपनी पावर के लिए निर्भर नहीं रहते हैं। इंडिया में भी आप देख सकते हो जो फेडरलिज्म है वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंश्योर की गई है। वी हैव द शेड्यूल 7 एंड वी हैव द स्टेट लेजिस्लेचर, दे हैव द पावर टू मेक देयर ओन लॉज। तो ये सब कुछ फेडरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो अगर हम बात करें कोर्ट की, डाइवर्सिटी इज नॉट हाउ वी डिफर, डाइवर्सिटी इज अबाउट embracing one another's uniqueness। यानी कि डाइवर्सिटी को आप डिफरेंसेस के आधार पर मत लिया करें। डाइवर्सिटी बेसिकली जब आप सभी के यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करते हो, उसको अपने अंदर इनहेल करते हो, एम्ब्रेस करते हो, तो ये डाइवर्सिटी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट्स व्हाई वी से यूनिटी एमंगस्ट डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी मीन्स recognizing the another's uniqueness, giving a space to the rights of others। So अगर हम बात करें कोट की यानी कि फैक्ट की, तो अर्बनाइजेशन के टॉपिक पे आज कोट है। तो देख सकते हो 2020 में लगभग 1/3 जो भारतीय पॉपुलेशन है वो सिटीज में रहते हैं। कहने का मतलब अप्रोक्स 33% के आसपास। एंड अगर वर्ल्ड बैंक के डाटा के अनुसार जाएं तो अर्बन पॉपुलेशन जो भारत में है 2020 में जो देखने को मिला वो 34.9% रहा है। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम पिछले दशक में जाएं यानी कि 2010 में, तो उस समय जो अर्बनाइजेशन परसेंटेज था हमारे देश का वो 30.9% था। तो इसका मतलब अप्रोक्स 4% का डिकेडल ग्रोथ अर्बन पॉपुलेशन में चल रहा है। हालांकि ये ग्रोथ रेट काफ़ी कम है, 4% काफ़ी कम है। और अर्बनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस में, डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। दैट्स वाई इस टॉपिक पर अच्छे से कवर अप होनी चाहिए कि अर्बनाइजेशन के क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड कुछ रेलेवेंट डाटा आपको अर्बनाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए, एंड अर्बन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या है। जैसे एक सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम जो है वो है आपका एयर पॉल्यूशन का, अगर देखा जाए। दूसरी बात कंजेशन का है, एंड नेक्स्ट इज योर कि जो स्लम्स डेवलप हो रहे हैं अर्बन एरियाज में, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के स्पेसिफिक सॉल्यूशंस हैं। वैसे तो मैगजीन में कवर हो जाएंगे, लेकिन एक टॉपिक के रूप में आप इसको कवर कर सकते हो, सो दैट अगर क्वेश्चंस कभी भी आए तो आप इस पर आंसर्स फराटेदार तरीके से लिख सको। तो फ्रेंड्स, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस, लेट्स मूव टू आवर आर्टिकल फर्स्ट। तो पहली बात तो आरबीआई ने ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21 रिपोर्ट जारी की है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इसमें डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के लिहाज से ये पता होना चाहिए कि दिस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय आरबीआई, एंड अलोंग विथ सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस में आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इसके अंतर्गत कवर होगा। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21, ये वेरियस बैंकिंग सेक्टर जिसमें
शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सब के परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देता है बिटवीन द पीरियड ऑफ 2020 एंड 2021। एंड दूसरी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये जो आपका ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग रिपोर्ट है, ये आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के परफॉर्मेंस की भी जानकारी देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के परफॉर्मेंस के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है, इट इज रिलीज्ड एज ए स्टेट्यूटरी पब्लिकेशन, यानी कि ये जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इसमें बेसिकली एक प्रोविजन है कि समय समय पर जो रिव्यू रिपोर्ट है वो रिलीज किए जाए। दैट्स वाई समय समय पर ये ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज की जाती है ना। तो ये बात भी याद रखना है, स्टेट्यूटरी पब्लिकेशन है विच कम्स इन कंप्लायंस विद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। BRA याद रखना है, RBI एक्ट नहीं है यहाँ पर। अब बात करते हैं क्या की हाईलाइट है इस रिपोर्ट के। तो सबसे पहली बात तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को लेकर क्या बातें की गई हैं, तो कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स निकल कर आए हैं। पहला तो ये है कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो इम्प्रूव हुआ है। कैसे, तो देख सकते हो जो इंड मार्च 2021 है और जो आपका इंड मार्च 2020 है, रिटर्न ऑन एसेट्स अगर देखें तो फिर पहले मार्च 2020 में ये 0.2% हुआ करती थी और ये रिटर्न ऑन एसेट बढ़कर 0.7% हो गई है। और इसके बढ़ने के कारण क्या है, तो बेसिकली बैंकों के स्टेबल इनकम्स कह सकते हो, और साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर है बैंकों की उसमें भी कमी आई है। दैट्स वाई ये जो रिटर्न ऑन एसेट्स है इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न ऑन एसेट, तो रिटर्न ऑन एसेट का मतलब ये हुआ कि जो इनकम बैंक्स जनरेट करती है उसके परसेंटेज में इजाफा जब होता है विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज टोटल एसेट्स, बैंकों के एसेट्स होते हैं ना, तो जो बैंकों के ऑन एवरेज टोटल एसेट्स हैं उसके कंपैरिजन में जो नेट इनकम में ग्रोथ देखने को मिलती है वो आपका रिटर्न ऑन एसेट कहलाता है। ठीक है। एंड दूसरी ट्रेंड क्या देखने को मिली है, जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है ये भी मजबूत हुआ है देश में। अब कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो का क्या मतलब हुआ, तो जब हम बात करते हैं CRAR की, तो एक बात तो आपको पता होगा कि जो बैंक होते हैं उसका कैपिटल होता है ना। कैपिटल यानी कि उसके एसेट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कोर कैपिटल होता है। और ये सब जो कैपिटल होते हैं ये बैंकों को खराब स्थिति में यानी कि बैड टाइम्स में इसको मजबूत बनाए रखता है, सो दैट अगर किसी भी प्रकार की खराब स्थितियां आए, बैंक रन वाली स्थितियां आए या फिर इनको डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं, तो ये अपने आप को मजबूत रखे उसके लिए ये कैपिटल होती हैं। ठीक है। एंड अगर हम बात करें रिस्क वेटेड एसेट की, तो रिस्क वेटेड एसेट का मतलब ये हुआ कि वैसे एसेट्स जो रिस्की है, रिस्की जैसे फॉर एग्जांपल लोन दिया गया, वो लोन रिटर्न होकर नहीं आ रहा है, तो ये रिस्क वेटेड एसेट हो गए। जो NPA होते हैं उसको आप मान के चल सकते हो कि रिस्क वेटेड एसेट ही होते हैं। अलोंग विथ लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी कि बैंक भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से उधार लेते हैं तो वो भी उनके लायबिलिटीज के अंतर्गत आ जाती है। तो जब हम बात करते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो की, तो ये बेसिकली रेशियो होता है बैंक के कैपिटल का इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो CRAR है जितनी ज्यादा होगी उतना बैंक मजबूत रहेगा टू टैकल एनी फाइनेंशियल चैलेंजेस और रिस्क दैट कैन अराइव एट एनी टाइम्स। एंड बासेल नॉर्म्स बेसिकली CRAR सेट करता है और RBI जो है वो भी बैंकों को डायरेक्ट करता है कि सर्टेन CRAR फॉलो किए जाएं इन बैंकों के द्वारा, सो दैट किसी भी प्रकार की जो रिस्क है
उसको मिनिमाइज की जा सके, बैंक फेल्योर को होने से रोका जा सके। तो बासेल 3 नॉर्म्स के अनुसार जाए तो फिर CRAR जो है वो आपका 8% रखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड अगर हम बात करें डाटा की तो CRAR स्ट्रेंथन हुआ है, कैसे? तो देख सकते हो मार्च 2021 में जो CRAR रेशियो है ये बढ़कर 16.3% हो गई है। एंड अगर हम कंपैरिजन करें मार्च 2020 से, जो CRAR रेशियो 14.8% ही थी, तो 14.8% से बढ़कर 16.3% हुआ है। तो यानी कि CRAR स्ट्रेंथन हुआ है, यानी कि अगर किसी भी प्रकार की रिस्क आती है बैंकों को तो उसके पास इनफ कैपिटल है, यानी कि उनकी कैपिटल दमदार है, जिसके आधार पर वो उस रिस्क को टैकल कर सकती है। एंड तीसरी सजेशन या ट्रेंड जो देखने को मिला है, एसेट क्वालिटी रेशियो, यानी कि एसेट क्वालिटी रेशियो में इंप्रूवमेंट आया है। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आने का मतलब ये हुआ कि जो एनपीए है, एनपीए आपको पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वो एसेट होते हैं जिस पर रिटर्न नहीं आ रहे होते हैं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं मिल रहे होते हैं, वो एनपीए कहलाते हैं। तो एनपीए अगर डिक्लाइन होता है तो मान के चलो जो एसेट क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आती है, बिकॉज बैंकों के एसेट को आप एक तो स्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर कर सकते हो, दूसरा एक स्ट्रेस्ड एसेट डिक्लेयर कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड एसेट में तो नॉर्मली सब कुछ आ रहे हैं, प्रिंसिपल आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, इनकम आ रही है, प्रॉफिट आ रही। जो स्ट्रेस्ड एसेट होते हैं इसमें जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट ये सब टाइमली वे में नहीं मिलते हैं, दैट्स वाई ये रिस्की एसेट होते हैं। तो एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आई है, कैसे? तो जो ग्रोस एनपीए है वो आप देख सकते हो डिक्लाइन हुआ है 8.2%, मार्च 2020 में ये ग्रोस एनपीए था, अब ये 6.9% एट द एंड सितंबर 2021 में रह गया है। यानी कि सितंबर 2021 में जो अब ग्रोस एनपीए है वो 6.9% ही है, और यही अगर हम देखें मार्च 2020 की डाटा को तो ये 8.2% था। तो गुड न्यूज है एक प्रकार से। एंड एनबीएफसी के ऊपर क्या डाटा निकल कर आया है, तो पहली बात तो जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है वो एक्सपेंड हुई है फाइनेंशियल 2021 में। तो जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एक प्रकार से अकाउंटिंग सिस्टम है जहां पर जो कंपनीज हैं वो अपने एसेट और लायबिलिटीज को मेंशन करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट कंपनी का असेसमेंट किया जाता है कि वो अंडर परफॉर्मिंग है या गुड परफॉर्मिंग है या बेस्ट परफॉर्मिंग है, एंड उस हिसाब से एक्शन भी लिए जाते हैं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एक्सपेंडेड इन फाइनेंशियल ईयर 2021, एंड ये एक्सपेंड होने के कारण क्या है, तो बेसिकली क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ना, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज के। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, तो इसके तहत बेसिकली जो एनबीएफसी है ये किसी भी प्रकार का डिपॉजिट डायरेक्टली जनता से कलेक्ट नहीं करते हैं। एंड व्हाट डू मीन बाय सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट यानी कि वो एनबीएफसी जो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर ये फेल हो जाएंगी तो पूरी जो इकोनॉमी है वो खराब स्थिति में आ सकती है, बिकॉज ये सब जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, वेरियस जो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को, कंपनीज को, जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। बिकॉज आप समझ सकते हो कि एनबीएफसी जैसे फॉर एग्जांपल रोड कनेक्टिविटी है या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है, तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं और जेस्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए बैंक जो है इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देने में असमर्थ महसूस करती है। दैट्स वाई ये जो एनबीएफसी हैं ये इन सबको लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड ये देखने को मिली है, इनके भी एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट मिला है।
एज वेल एज कैपिटल बफर्स। एंड अगर हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के क्या ट्रेंड निकल कर आए हैं, तो देख सकते हो इनके भी बैलेंस शीट में ग्रोथ देखने को मिली है 2020-21 के पीरियड में। एंड ये ग्रोथ बेसिकली डिपॉजिट्स के कारण, जबकि जो सबड्यूड क्रेडिट ग्रोथ है इसके कारण एक्सेलरेशन इन इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड जो अर्बन कोऑपरेटिव्स हैं इनके कैपिटल पोजीशन एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, यानी कि इनका जो कैपिटल है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। जनरली हम देखते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी जो है कोई खास नहीं रहती है बिकॉज वेरियस इश्यूज इन्वॉल्व हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी आई है तो गुड न्यूज है। एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के भी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है। एंड लेकिन अगर हम बात करें इनके एसेट क्वालिटी की, तो एसेट क्वालिटी डेटोरिएट हुई है, ठीक है। एंड अदर की ट्रेंड्स देखा जाए तो इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है जो बेनिफिट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोवाइड कर सकती है उसको भी इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, स्केलेबिलिटी यानी कि ये जो आपका CBDC आएगा वो लार्ज स्केल पर यूज हो सकता है। एंड ये लार्जर पॉपुलेशन एंड जो आपके बिजनेसेस हैं वो इसको एक्सेप्ट कर सकती है एज ए पेमेंट मेथड एंड ट्रांजेक्शन्स करने में इजीनेस आएगी, सिमिलर टू जैसे आप अभी वेरियस UPI ऐप के माध्यम से ट्रांजेक्ट करते हो, ठीक है। उसी प्रकार का बेनिफिट आपका CBDC प्रोवाइड करेगा एंड फास्टर सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हम बात करें CBDC की, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जैसे इंडियन रुपी है रुपया, इसी को जब हम डिजिटल फॉर्मेट में इश्यू कर देंगे, ठीक है, जो ऑफिशियल करेंसी के ही सिमिलर होगा, तो ये हो गया आपका CBDC। इसका मतलब ये और कुछ नहीं बल्कि ये जो आपका हमारा अभी करेंसी है, फिजिकल करेंसी, उसी को जब हम डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेकर आएंगे तो वो आपका CBDC होगा, ठीक है। एंड RBI ने एक अमेंडमेंट भी प्रपोज किया है कि RBI एक्ट 1934 में कुछ अमेंडमेंट किए जाए सो दैट जो बैंक नोट के डेफिनेशन है उसको इन्हांस किया जाए एंड इसमें जो करेंसी है विच विल बी इशूड इन डिजिटल फॉर्म इसको भी रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिटेल से डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। देख सकते हो कोणार्क सन टेम्पल से रिलेटेड न्यूज के बारे में है एंड बेसिकली न्यूज इसलिए है कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो एक रोड मैप पर तैयार कर रही है, यानी कि रोड मैप तैयार कर रही है सो दैट जो कोणार्क सन टेम्पल की जो फिलहाल बंद पड़ी हुई असेंबली हॉल है जिसको जगमोहना कहा जाता है, असेंबली हॉल को जगमोहन कहा जाता है, आपको भी पता होगा। तो इस असेंबली हॉल में फिलहाल सैंड भरी हुई है और ये सैंड जो भरी गई थी वो ब्रिटिश काल में भरा गया था और बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि इसे कोलैप्स होने से रोका जा सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सैंड वाज फिल्ड अप बाय द ब्रिटिश लगभग 118 साल पहले टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो सिलेबस पर नजर डाल देते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द सिलेबस इंक्लूड्स, डायरेक्ट टॉपिक है आपका इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म लिटरेचर आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में ही आता है आपका कलिंगा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग जो कि नगारा स्टाइल का एक सब पार्ट ही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सन टेम्पल की जो कोणार्क में है ओडिशा में, तो इसे बनाया गया था किसके द्वारा आप बताओ? यस, किंग नरसिम्हा देव वन के द्वारा जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के वन ऑफ द रूलर थे। एंड पीरियड आप देख सकते हो 1238 से 1250 CE के बीच। एंड इसे प्रोटेक्शन दी गई है अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत। एंड ये जो आपका 13th सेंचुरी कलिंगन स्टाइल ऑफ टेम्पल है, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा। गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा में कौन कौन से अन्य लोकेशन आ जाते हैं? तो पुरी,
एंड भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए। इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा अलोंग विथ पुरी एंड भुवनेश्वर। एंड यहाँ पर आपको सन गॉड के जो चैरियोट है, रथ है, उससे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये रथ आपको दिख रहा होगा, तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें 12 पेयर्स ऑफ व्हील हैं और इसको चलाई जा रही हैं 7 हॉर्सेस के द्वारा। एक रिप्रेजेंटेशन है, बताया गया है बेसिकली। एंड ये सिग्निफाई करता है द मूवमेंट ऑफ द चैरियट टू द हेवन। एंड अगर हम बात करें कलिंगा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलोंग विद प्रीलिम्स, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। तो आपको ही पता है, ये जो कलिंगा है या फिर द्रविड़ा है या फिर नगारा है, ये सब टेम्पल आर्किटेक्चर के तरीके हैं, टाइप हैं। लेकिन अगर हम बात करें कलिंगा की, तो ये सब क्लास है नगारा के अंदर। नगारा के अंदर हम लोग बहुत सारे सब टाइप्स पढ़ते हैं ना, तो वन ऑफ द सब टाइप इज योर कलिंगा। और इस स्ट्रक्चर या इस आर्किटेक्चरल फीचर के तहत 2 पार्ट होती हैं। एक तो सेंचुरी, जिसको हम द्वेल कहते हैं, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, द्वेल, जहाँ पर जो मूर्ति है उसे रखी जाती है। एंड देयर इज ए डेडिकेटेड हॉल, जिसको हम जगमोहना कहते हैं, और यहाँ पर जो पिलग्रिम्स हैं वो बैठते हैं, भजन करते हैं। तो यही जो अभी फिलहाल जगमोहना है वो शील्ड है, एंड वहाँ पर सैंड रखे पड़े हैं। इट इज ऑल बिकॉज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दिस आर्किटेक्चर फ्रॉम कोलैप्सिंग। एंड जो अन्य फीचर्स की बात करें, तो जो ग्राउंड प्लान है मेन टेम्पल का, वो ऑलमोस्ट एक स्क्वायर है। ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट रेक्टेंगुलर। ठीक है, एंड जो एक्सटीरियर होते हैं कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चरल टेम्पल के, वो काफी ज्यादा लेविशिंगली, काफी यूं कह सकते हो वेल डेकोरेशन की जाती है एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्पल्स। लेकिन इंटीरियर को जनरली आपका उतनी ज़्यादा पॉलिशिंग या फिर कार्विंग आउट नहीं की जाती है, नॉर्मल रखी जाती है। एंड बाउंड्री वॉल्स भी देखने को मिलता है, बाउंड्री वॉल्स जो सेग्रीगेट करता है टेम्पल प्रेमिसेस को, है ना, तो दे यूजुअली हैव बाउंड्री वॉल्स एज वेल। एंड अगर हम बात करें क्या अन्य जगहों पर सन टेम्पल्स हैं, तो यस वी हैव द ब्रह्मण्य देव, जिसको बरमजू टेम्पल भी कहते हैं। कहाँ पर है? उन्नाव मध्य प्रदेश में। एंड दूसरा सन टेम्पल मोधेरा सन टेम्पल फेमस है, आपने भी सुना है, गुजरात में। एंड तीसरा है कटरमल सूर्य टेम्पल उत्तराखंड में। नेक्स्ट इज योर सूर्य पहाड़ टेम्पल असम में। एंड नेक्स्ट इज योर दक्षिणारका सन टेम्पल बिहार में। एंड सूर्यान कोविल टेम्पल तमिलनाडु में, कोविल से याद रख सकते हो, है ना। एंड अरसवल्लू सूर्य नारायण टेम्पल आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ अन्य सन टेम्पल्स इंडिया में मौजूद हैं। तो वी डिस्कस द 2 आर्टिकल्स, लेट्स मूव टू द 3rd आर्टिकल। स्टारलिंक सैटेलाइट्स नियर कॉलिजन विथ चाइनीज स्टेशन पुट्स फोकस ऑन अ स्पेस जैम। तो बेसिकली अभी एक रिसेंट इवेंट में क्या हुआ कि जो स्टारलिंक के सैटेलाइट हैं, है ना, वो चाइनीज स्पेस स्टेशन विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, उससे कोलाइड होने के नजदीक आ गए थे। तो अब ये इंडिकेट कर रहा है, चूंकि आने वाले समय में सैटेलाइट्स तो भर भर के लॉन्च किए जाएंगे, तो चांसेस हैं कि जो सैटेलाइट्स के बीच कोलिजन है वो बढ़ सकती हैं। इसके कारण निगेटिव इम्परकशंस देखने को मिल सकती है कम्युनिकेशन के ऊपर, है ना, रेडार के ऊपर। एंड दैट्स वाई देयर शुड बी कंसर्न कि ये जो स्पेस जाम या फिर स्पेस डेब्रिज बढ़ते जा रहे हैं, इसको अब क्लीन करने की जरूरत आन पड़ी है। एंड इसी से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है। तो सिलेबस को डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो आपका GS3 का टॉपिक में कवर होगा, इट विल कवर योर अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर चाइना ने इन्फॉर्म किया है UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कि इसकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन है, इनको इवेसिव मैनेवर्स
करने की जरूरत पड़ रही है। व्हेन वी से मैन्यूवर्स यानी कि फॉर एग्जांपल चेंजिंग द डायरेक्शन, बेसिकली मैन्यूवरिंग यानी कि चेंजिंग द डायरेक्शन, तो इनको एवेसिव मैन्यूवर्स करने पड़ रहे हैं बिकॉज जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं विच इज प्रेजेंट इन लो अर्थ ऑर्बिट, इट इज लॉन्च्ड बाय द स्पेसएक्स, ये काफी नजदीक आ गए थे एंड खतरा हो गया था कोलिजन का। तो ये जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट है जहां पर मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स हैं उसको रखे जाते हैं, वो धीरे धीरे क्राउडिंग होते जा रहे हैं एंड because of the high concentration of the satellites in LEO, it also increases the risk of collision. तो this is the main issue we have to focus on. तो अब बात करते हैं, अगर स्टारलिंक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के लिए तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो आपका स्पेस एक्स का सैटेलाइट है, ठीक है, इट इज ए सैटेलाइट डेवलप्ड बाय द स्पेस एक्स। प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ लिए जा रहे हैं आजकल। तो अगर हम बात करें कि क्या इश्यूज है, यानी कि ये जो अगर ओवर क्राउडिंग देखने को मिल रही है लो अर्थ ऑर्बिट में, तो इसके क्या निगेटिव रिपरकशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पहली बात तो स्पेस डेब्रिस की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएंगी अगर ये ओवर क्राउडिंग स्पेस सैटेलाइट का बढ़ेगा तो, बिकॉज आपको ही पता है ये जो आपके स्पेस सैटेलाइट है जो लॉन्च किए जाते हैं इसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन होता है, उसके बाद ये ऑपरेशनल नहीं होती है। तो बाकी सब के सब सैटेलाइट्स क्या होते हैं, डिसफंक्शनल हो जाते हैं और वो घूमते ही रहते हैं लंबे समय तक विदाउट एनी इम्पोर्टेंस। तो ये क्या करते हैं, रिस्क प्रोड्यूस करते हैं कि जो आपके एक्टिव सैटेलाइट्स हैं उसके साथ टकराहट हो जाएगी एंड उसके बाद जो एक्टिव सैटेलाइट्स के फीचर्स हैं हो सकता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए, बिकॉज जो इनएक्टिव है उनको तो कोई असर नहीं पड़ेगा, जो एक्टिव सैटेलाइट्स है उनको काफी ज्यादा असर पड़ेगा और इसके कारण कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं एंड अदर रिलेटेड जो फंक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं सैटेलाइट्स के द्वारा टू द अर्थ वो सब भी नहीं मिल सकेगा। तो पहली बात तो स्पेस डेब्रिस में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है एंड इसके कारण कोलिजन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं एंड लगभग अगर देखा जाए तो 23,000 जो स्पेस डेब्रिस के पीसेस हमारे अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं। ये फैक्ट आप याद रख सकते हो मेंस के लिए, है ना, कि कितनी बड़ी कंसर्न हो रही है स्पेस डेब्रिस को लेकर। 23,000 पीसेस ऑफ डेब्रिस ऑर्बिटिंग द अर्थ। एंड नेक्स्ट इज योर केसलर सिंड्रोम, इसको हमने बार बार डिस्कस किया था। केसलर सिंड्रोम बेसिकली कि लेट्स से कि अगर ये जो स्पेस जंक है वो काफी ज्यादा हो जाती है तो इसको आप एक इमेजिन कर सकते हो कि एक रोड है और वहां पर काफी ज्यादा कार चल रही हैं एंड अगर एक कार वहां पर रुकती है, खराब हो जाती है तो वो दूसरे कार को टक्कर मारेगा, दूसरा तीसरे को मारेगा, तीसरा चौथे को मारेगा, तो ये चेन रिएक्शन हो जाती है। तो इसी को कहते हैं केसलर सिंड्रोम। ये केसलर सिंड्रोम तब होगा जब स्पेस में जो मौजूद सैटेलाइट हैं एक दूसरे को टक्कर मारती हैं, टक्कर के कारण दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, तो ये हो गया आपका चेन रिएक्शन, सीरीज ऑफ टक्कर मारो योजना, है ना, जहां पर मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे और नए स्पेस जंक क्रिएट करेंगे एंड दैट्स व्हाई अर्थ की ऑर्बिट जो है वो अनयूजेबल हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट कंसर्न ये है कि जो क्रिटिकल फंक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं सैटेलाइट के द्वारा उसमें भी डिसरप्शन हो सकता है, बिकॉज अगर कोलिजन हुआ तो पॉसिबल इम्पैक्ट है एंड लॉसेस देखने को मिल सकती है टू द सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, क्लाइमेटिक मॉनिटरिंग हो, रिमोट सेंसिंग हो, ये सब के सब प्रभावित हो सकते हैं। एंड स्टेप्स क्या लिए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर टू क्लीन द स्पेस, तो वी हैव द कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस जिसको हम कोपस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके अंतर्गत 5 इंटरनेशनल ट्रीटीज मौजूद हैं जो डील करती हैं विद द इश्यूज कि अगर कुछ सैटेलाइट डैमेज होगा टकराने से तो लायबिलिटी किसकी होगी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात वी हैव द स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस जो प्रोवाइड की गई है इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा एंड क्लियर स्पेस 1 मिशन
जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी चला रही है। एंड अगर हम बात करें स्टेप्स टेकन बाय इंडिया फॉर कीपिंग द स्पेस क्लीन, तो एक तो आपका प्रोजेक्ट नेत्रा है विच इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम कि अगर कोई डेब्रिस अटैक करने वाली है भारत के सैटेलाइट को तो उसको डिटेक्ट कर ले, एज वेल एज अदर कोई अन्य हजार्ड्स हैं इंडियन सैटेलाइट्स के लिए तो उसको भी आइडेंटिफाई करके उस हजार्ड्स को खत्म करे। एंड नेक्स्ट इज योर ऑर्बिट कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, और इसके तहत कॉलिजन को प्रिडिक्ट किए जाने की बात की जाती है। नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट इश्यूज ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स। तो बेसिकली सिलेबस को देखते हैं, तो ये जो आपका सिलेबस है इट विल कवर अंडर द इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो आपका PLI स्कीम है टेक्सटाइल के लिए, मैंने इस पर बार बार डिस्कशन किया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो MMF है यानी कि मैन मेड फाइबर एपरल, MMF फैब्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए। PLI का मेन मकसद वही है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए। क्या ऑपरेशनल गाइडलाइंस लाई गई हैं? पहली बात तो ये कि जो भी पार्टिसिपेटिंग कंपनीज है जो इस स्कीम का लाभ उठाना चाहती हैं उनको टर्नओवर एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोनों क्राइटेरिया जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपको ये इंसेंटिव्स मिल पाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि वैसे कंपनीज उनको 100 से 300 करोड़ रुपये के बीच में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके वो इंसेंटिव्स ले पाएंगे इन स्कीम्स का। और इस स्कीम के लिए उन्हीं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर जाहिर सी बात है करना पड़ेगा विच इज द अप्रूव्ड प्रोडक्ट अंडर द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि 2 ईयर जेस्टेशन पीरियड प्रोवाइड की गई हैं टू द कंपनीज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 टू फाइनेंशियल ईयर 2024 कि वो सेटअप करे सर्टेन एक्टिविटीज विच विल बी क्वालिफाइंग फॉर द इंसेंटिव्स। एंड अगर हम बात करें इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कुछ सर्टेन फैक्ट्स के, तो प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एज वेल एज जो मेंस के लिए वो भी सिग्निफिकेंस हो जाती हैं। बिकॉज अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल 4.5 करोड़ एम्प्लॉयड वर्कर्स टेक्सटाइल सेक्टर में अभी वर्क करते हैं। एंड अगर हम इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो लगभग 7% टू द इंडस्ट्री आउटपुट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ये इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा सिग्निफिकेंस ये जो है आपका इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इट कंप्राइजेज ऑफ 2% ऑफ द GDP, तो GDP में 2% का कंट्रीब्यूशन ये प्रोवाइड करती है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंड इवन व्हाट जो एक्सपोर्ट से हमारी अर्निंग होती है उसमें 12% का कंट्रीब्यूशन ये प्रोवाइड करती हैं। एंड जो भी हम ग्लोबल ट्रेड करते हैं उसमें 5% का जो ग्लोबल ट्रेड है इन टेक्सटाइल्स एंड अपैरल सेक्टर, अगर हम 2018-19 के डाटा को देखें तो ये आपका इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही प्रोवाइड करती है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कॉटन एंड जूट के प्रोडक्शन के मामले देखें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया का सिल्क, और फर्स्ट सिल्क प्रोड्यूसर कौन है अगर वर्ल्ड ओवर में देखें तो चाइना है। एंड 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्निकल टेक्सटाइल का। प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड जूट इन द वर्ल्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड। एंड अगर हम बात करें MMF फाइबर के प्रोडक्शन स्टेटस की तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत चाइना के बाद। एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स आपको ही पता है, हमने बहुत बार इस पर डिस्कशन किया है। इसके तहत क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूसर्स है इंडिया में जो ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। टेक्सटाइल हो गया, मेडिसिन आ गए, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स के प्रोडक्ट इसमें आते हैं और उसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो इनको इंसेंटिव्स दी जाएगी, रिबेट दी जाएगी। लेकिन ये जो रिबेट होगा वो कौन से पैरामीटर के आधार पर होगा? वो बेसिकली आधारित होगा इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर कि आप ईयरली बेसिस पे कितना अपने सेल्स को बढ़ा रहे हो, उस आधार पे आपको ये इंसेंटिव मिलेगी। ठीक है, तो ये बातें निकल कर आई। एंड अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, एक तो आपका 100% FDI जो है
टेक्सटाइल सेक्टर में अलाउ की गई हैं अंडर द ऑटोमेटिक रूट। 2 रूट होता है, गवर्नमेंट रूट एंड दूसरा ऑटोमेटिक रूट। एंड ऑटोमेटिक रूट में विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपका इन्वेस्टमेंट आ सकता है। एंड अगर हम बात करें गवर्नमेंट रूट तो गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेने की जरूरत होती है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम भी है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी है एंड पीएम मित्र को सेटअप करने की बात है। पीएम मित्र पार्क यानी कि मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन इन अप्रैल, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा एक क्लस्टर बेस पे। नेक्स्ट इज योर केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। ये जो है पन्ना टाइगर रिजर्व को नुकसान पहुंचा सकती है और ये जो आपका स्टडी आया है बेसिकली करंट साइंस स्टडी के तरफ से, तो एक इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आ चुके हैं, दैट्स व्हाई इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्टडी। अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस में आप देख सकते हो इट डील्स विद कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, ठीक है, इसमें आप कवर कर सकते हो। जब हम बात करते हैं केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की तो इंडिया का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो केन रिवर है ना, केन रिवर में जो सरप्लस वाटर है उस सरप्लस वाटर को पिकअप किया जाए, ट्रांसफर किया जाए टू द बेतवा रिवर। बेतवा रिवर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। केन रिवर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो केन के सरप्लस वाटर को ट्रांसफर करवाया जाए उत्तर प्रदेश के बेतवा रिवर में, सो दैट जो उस रीजन में ड्रॉट प्रोन एरिया आती है खासकर बुंदेलखंड रीजन, उनको ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए प्रॉपर वाटर प्रोवाइड की जा सके। एंड ये जो स्टडी है अन्य क्या की फाइंडिंग्स हाईलाइट करती हैं, तो कहा जा रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट चालू की जाती हैं तो इसके कारण जो पन्ना टाइगर रिजर्व के कुछ कोर एरियाज हैं, है ना, मेजर पोर्शन ऑफ द कोर एरिया ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व वो सबमर्ज हो सकती हैं। बिकॉज जब भी ये इंटरलिंकिंग किया जाएगा तो आपको ही पता है कि गड्ढे खांदे जाएंगे एंड अल्टीमेटली फिर लिंक किया जाएगा, तो हो सकता है कि सर्टेन पोर्शन ऑफ द कोर एरिया ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व वो सबमर्ज हो जाए। एंड इतना ही नहीं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल कर आ रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाती है या फिर इसको हरी झंडी मिल गई तो फिर लगभग ये जो आपका क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है पन्ना टाइगर रिजर्व का, उसका 10.07% जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का एरिया है वो नुकसान हो सकता है। अब आप समझो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट मतलब वो एरिया, वो डेडिकेटेड एरिया जहां पर ये जो टाइगर हैं वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम बिताते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट तो 10.07% से श्रिंक हो सकता है, जिस कारण मेजर लॉस ऑफ टाइगर देखने को मिल सकती है, एज वेल एज उनके जो प्रे स्पीसीज है उनका भी लॉस देखने को मिल सकता है, सच चीतल एंड सांभर। और अगर हम बात करें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की तो जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है कि ये कोर एरियाज होते हैं टाइगर रिजर्व्स के और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आइडेंटिफाई किए जाते हैं। याद रखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आइडेंटिफाई किए जाते हैं एंड नॉट बाय द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आइडेंटिफाई की जाती है। और किसके द्वारा नोटिफाई किया जाता है? ये तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये स्पेसिफिकली डिमार्केटेड एरिया है नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज में जो इनवायलेटिव रखा जाता है, यानी कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए काफी सिग्निफिकेंट एरिया है कि इस सिग्निफिकेंट एरिया के कारण ही जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो आपका सेफ गार्डेड रहती है। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर जो राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स भी अफेक्ट नहीं करवाए जाते हैं। तो दे आर डिमार्केटेड एरियाज ऑफ नेशनल पार्क या सेंचुरीज टू बी केप्ट एज इनवायलेट फॉर द पर्पज ऑफ टाइगर कंजर्वेशन विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट डेवलपर। एंड लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट तो कौन है? नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया यही है, आपको ही पता होगा, आंध्र प्रदेश में। एंड अगर हम फर्दर डिटेल्स की बात करें तो देख सकते हो आप पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो ये आपका नॉर्दर्न विंध्यन रेंज
में लोकेटेड है। तो ये एग्जांपल याद रखना, इट इज नॉट लोकेटेड इन द सतपुरा सतमाला, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न विंध्यन रेंज एंड ओनली टाइगर रिजर्व है इन द इंटायर बुंदेलखंड रीजन। और इसका लोकेशन क्रूशियल है बिकॉज इट इज ओनली टाइगर सोर्स एरिया जो कनेक्ट करती है अरावलीज के जो ट्राइबल अरावलीज के जो टाइगर पॉपुलेशन है विंध्यन रेंज के टाइगर पॉपुलेशन से। यानी कि अगर हम बात करें विंध्यन रेंज की है ना, तो ये आपका विंध्यन रेंज हो, इधर आपका अरावली है, इधर आपका ये हो गया आपका पन्ना टाइगर रिजर्व। तो कनेक्टिविटी के रूप में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व इन द वर्ल्ड, नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व तो पंचमढ़ी है, दूसरा है आपका अमरकंटक, तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में कौन है? पन्ना, है ना। एंड ये जो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, इसमें आपका पन्ना नेशनल पार्क के इंटायर एरिया आ जाते हैं, साथ ही साथ सर्टेन पोर्शन ऑफ गंगाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो गंगाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका मध्य प्रदेश में आता है, ये भी याद रखना है। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Tripartite and UNEP support on One Health High Level Expert Panel डेफिनेशन ऑफ वन हेल्थ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल है, इन्होंने वन हेल्थ के ऊपर कुछ डेफिनेशन प्रोवाइड की है। वन हेल्थ काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रही है और इस डेफिनेशन का समर्थन मिला है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा भी, WHO के द्वारा भी, UNEP के द्वारा भी, बिकॉज सब ने इस ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वन हेल्थ को वेलकम किया है। तो इसमें आपका FAO भी शामिल है। तो FAO, OIE, WHO, UNEP इन सब ने वेलकम किया है द डेफिनेशन ऑफ वन हेल्थ विच इज प्रोवाइडेड बाय OHHLEP, यानी कि वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल। तो इस पैनल की बात करेंगे। लेट्स मूव टू द टॉपिक फर्स्ट। तो इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो देख सकते हो आप, इट विल बी कवर्ड अंदर, कहा गया, हाँ, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फोरम एंड देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो आपका OHHLEP है जिसने वन हेल्थ के डेफिनेशन को प्रोवाइड किया है, इसके अंतर्गत 26 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं जो सेलेक्ट किए जाते हैं इन्हीं 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना। तो ये जो 4, 1, 2, 3, 4 इसी के सेलेक्टेड एक्सपर्ट्स हैं वो बैठते हैं और ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली एक साथ वर्क कर रहे हैं कि वन हेल्थ के कंसेप्ट को मेन स्ट्रीम में लाया जाए सो दैट बेटर प्रिपेयर किया जा सके टू प्रिवेंट, प्रिडिक्ट, डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू एनी ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स जो आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, एज वेल एज टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड वन हेल्थ का क्या डेफिनेशन दिया गया देख सकते हो। वन हेल्थ का डेफिनेशन आपको याद रख लेनी है, ये क्वेश्चन में प्रीलिम्स के लिए प्लस मेंस के लिए भी आ सकती है। वन हेल्थ की बात करें तो एक प्रकार से इंटीग्रेटेड यूनिफाइंग अप्रोच होगा। इसमें हम क्या करते हैं, हेल्थ ऑफ द पीपल हो, एनिमल्स की हेल्थ हो, इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ हो, इन सब के हेल्थ का एक प्रकार से केयर किया जाता है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि हेल्थ ऑफ द पीपल कहाँ पर अच्छी होगी, जहाँ पर एनिमल के हेल्थ, इकोसिस्टम के हेल्थ अच्छे होंगे, है ना। तो इंटीग्रेटेड यूनिफाइंग अप्रोच दैट एम्स टू सस्टेनेबली बैलेंस एंड ऑप्टिमाइज द हेल्थ ऑफ द पीपल, एनिमल्स एंड इकोसिस्टम। तो देख सकते हो, इट रिकॉग्नाइजेज व्हाट, हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, डोमेस्टिक एज वेल एज वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, प्लांट्स, वाइडर इन्वायरमेंट, इन सब के हेल्थ को ये रिकॉग्नाइज करता है और कहा जाता है कि ये सब क्लोजली लिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक की अगर हेल्थ गड़बड़ हुई तो इन सब पर असर देखने को मिलेगा। तो ये जो अप्रोच है मल्टीपल सेक्टर्स को भी मोबिलाइज करता है, डिसिप्लिन्स, कम्युनिटीज एट द वेरिंग लेवल ऑफ द सोसाइटी की एक साथ वर्क करे और वेलबींग हो सके सबका, एज वेल एज टू टेकल द थ्रेट्स related to health and ecosystem. And it also addresses the collective need for clean water, energy and air, safe and nutritious food, and taking the action on climate change, contributing to the sustainable development. बेनिफिट क्या है वन हेल्थ के, तो एक तो कोहेरेंस की बात करें तो जो भी वेरियस सेक्टर्स हैं उन सब में एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, एज वेल एज एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज इन द हेल्थ सेक्टर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इट कैन एड्रेस द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज कंट्रोल। कैसे? डिजीज प्रिवेंशन तो करेगा ही करेगा अगर वन हेल्थ के कंसेप्ट को मजबूत किया जाए, अलोंग विथ डिजीज डिटेक्शन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट एज वेल। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की डिस्कशन। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।